नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक के बारे में जानेंगे, कुछ दार्शनिक हैं उनके बारे में जानेंगे। पार्ट 1 है ये, इसके बाद एक पार्ट और रहेगा, 2 पार्ट है। सबसे पहले सुकरात के बारे में जानेंगे, एक दार्शनिक हैं और सुकरात की जो मृत्यु जन्म हुआ था 469 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 399 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एथेंस ग्रीस में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस था और आपको बता दें उनकी माँ का नाम पैरारेटे था। सुकरात जी की सबसे उल्लेखनीय शिक्षाएं सुकराती पद्धति थी, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच प्रश्नोत्तर बहस के माध्यम से आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती थी। तो सुकराती पद्धति किसकी थी? सुकराती पद्धति सुकरात जी की थी। और सुकराती जो पद्धति है उसका क्या एम था? वो छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें बहस होती थी और बहस के माध्यम से आलोचनात्मक सोच को, उनकी जो आलोचना सोच थी वो उसको बढ़ावा देती थी। यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लूटो थे। याद कर लीजिए, यूनानी जो दार्शनिक सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लूटो थे। याद कर लीजिए, सुकरात के शिष्य प्लूटो। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। क्या बोलना चाह रहे हैं? सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना, जैसे सूफी जो होते थे और सूफी पंथ जो होते थे वो भली भांति मौलिक शिक्षा और आचरण की बात करते थे। उस प्रकार सुकरात जी को भी उनको उदाहरण देकर देना पसंद था। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिलिंग के सदस्य भी बने थे। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, एथेंस की काउंसिलिंग के सदस्य कौन थे? तो सुकरात थे। यहाँ एक यूनानी दार्शनिक है। सेकंड है आपका प्लूटो। प्लूटो भी एक दार्शनिक है। इनका जन्म 428 से 347 ईस्वी पूर्व तक। सुकरात के शिष्य हैं अरस्तु। सुकरात के शिष्य कौन? शिष्य व अरस्तु के गुरु थे। यानी प्लूटो कौन है? देखा जाए तो मैंने अभी बताया था, वो सबसे पहले हमने सुकरात की बात करी। अब सुकरात के जो शिष्य है वो कौन है? प्लूटो है। लेकिन प्लूटो अरस्तु के क्या है? गुरु है। यानी क्रम क्या रहेगा? पहले सुकरात रहेगा, फिर प्लूटो रहेगा, फिर अरस्तु रहेगा। सुकरात प्लूटो के गुरु हैं, प्लूटो अरस्तु के गुरु हैं, इस तरह से। प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार था। याद करिए, प्लूटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्य के प्रति साक्षात्कार। दूसरा, शिक्षा की प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षा की प्रणाली में क्या किया जाता है? अनुकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। यह यूनानी दार्शनिक थे। और प्लूटो की जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी द रिपब्लिक। याद करिए, द रिपब्लिक। अरस्तु भी एक दार्शनिक थे। इनकी जन्म मृत्यु 384 से 322 ईसा पूर्व में। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लूटो के शिष्य थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन प्राचीन मनोविज्ञान का सूत्रपात दिया। ये यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म स्टैगेरिया शहर ग्रीस में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, आध्यात्म, कविता, संगीत, नाटक, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की तथा इन्होंने अपने गुरु प्लूटो के कार्य को आगे बढ़ाया। अरस्तु के गुरु सिकंदर थे। याद करिए, अरस्तु के गुरु को जो क्या कौन थे? सिकंदर थे। अब आपको बता दूं, ये मैंने 4 पार्ट आपको बताए हैं। पहला पार्ट है सुकरात। सुकरात के किसके गुरु थे? सुकरात प्लूटो के गुरु थे। प्लूटो किसके गुरु थे? प्लूटो अरस्तु के गुरु थे। सिकंद अरस्तु कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। यानी कि सुकरात गुरु हैं किसके? प्लूटो के। ऐसे प्लूटो गुरु हैं किसके? अरस्तु के। ऐसे अरस्तु गुरु हैं किसके? सिकंदर के। उल्टा चले तो सिकंदर शिष्य हैं किसके? अरस्तु के। अरस्तु शिष्य हैं किसके? प्लूटो के। प्लूटो शिष्य हैं किसके? सुकरात जी के। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक। इनका जन्म मृत्यु 1712 ईस्वी पूर्व से 1778 ईस्वी पूर्व तक हुआ। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। यानी शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक का जो आंदोलन किया था, तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक को जरूर जोड़ो कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है। उसका जो आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं रूसो जी को जाता है। लोकतंत्र तानाशाही के जनक थे कौन? रूसो। रूसो ने अपनी पुस्तक इमली एमिल एमिल नामक बालक व सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। तो एमिल जो पुस्तक है वो किसकी है? रूसो की है। एमिल पुस्तक में रूसो ने किसकी चर्चा की है? एमिल नामक बालक की और सोफी नामक बालिका की। किस चीज की चर्चा की गई? शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया गया है। रूसो वह व्यक्ति था जो कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता था, अर्थात यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कथित है। क्या बोलना चाह रहा है? रूसो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता था, अर्थात यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे।
नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन विभिन्न बंधनों में जकड़ा हुआ होता है। ये रूसो ने कहा है। रूसो ने क्या कहा है? रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन विभिन्न बंधनों से में जकड़ा हुआ होता है। इनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड डिस्कोर्स एमिल पुस्तक है। महात्मा गांधी जी की बात करें, ये भी दार्शनिक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी गांधी है। बेसिक शिक्षा पर दो जोर दिया था। 1947 में मातृभाषा के माध्यम से इन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया। महात्मा गांधी जी ने इन्होंने शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण विकास बतलाया। सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास बतलाया है। किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने। जॉन डेवी जी की बात करें, इनका जन्म 1859 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वेलिंगटन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत जॉन डेवी जी ने की थी। इनका मानना था कि शिक्षा ही जिंदगी है और सीखना मूल व्यवहार है। शिक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि विषय केंद्रित। शिक्षा में जो शिक्षण है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को यदि आप शिक्षा दे रहे हैं, उसमें जो शिक्षण होना चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए और उसकी जो ट्रेनिंग्स होती है, प्रशिक्षण होते हैं, वो छात्र केंद्रित होने चाहिए, ना कि विषय केंद्रित। हमारा ये टारगेट ना हो कि हमें अपना विषय कंप्लीट कराना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, शिक्षा में ये टारगेट होना चाहिए कि छात्र को समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा, दैट मीन्स छात्र केंद्रित। जॉन डीवी की प्रमुख रचनाएं क्या है? द स्कूल एंड द सोसाइटी 1899, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम 1902 में उन्होंने पुस्तक बनाई, हाउ वी थिंक 1910 में, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन 1913 में, लास्ट सेकंड लास्ट डेमोक्रेसी इन एजुकेशन 1916, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी 1920, एक्सपीरियंस इन नेचर 1925 और स्कूल ऑफ टोमेरो पुस्तक उन्होंने बनाई। प्रश्न नंबर 7 पॉइंट में कह रहा है, इयन थॉर्नडाइन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 31 अगस्त 1874 हुआ और मृत्यु 9 अगस्त 1949 यानी 1949 में हुई। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइन था। इनका कार्यक्षेत्र टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ। इन्होंने योगदान क्या किया? पशु व्यवहार एवं अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य किया। आपने बिल्लियों, कुत्तों, मुर्गियों पर विभिन्न तरह के पहले बॉक्स के द्वारा प्रयोग किए थे। थॉर्नडाइन ने बिल्लियों के लिए 15 बॉक्स और कुत्तों के लिए कितने बॉक्स लिए? 9 और मुर्गियों के लिए 3 बॉक्स तैयार किए। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एवं प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइन है। और प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइन है। मनोवैज्ञानिक से संबंधित शोधों में पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। क्या बोलना चाह रहा है? प्रथम मनोवैज्ञानिक जो उन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया वो थॉर्नडाइन थे। इन्होंने एसआर का सिद्धांत या अधिगम संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में 3 मुख्य तथा 5 गौण प्रकार के नियम बताए। थॉर्नडाइन की प्रमुख रचनाएं एजुकेशनल साइकोलॉजी, द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंसी, द टीचर्स वर्ल्ड बुक, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिका। आईवी पॉवलन की बात करें तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। पॉवलन का जन्म 26 सितंबर 1948 में रूस में और मृत्यु 20 फरवरी 1936 में हुई है। थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे सन गलत हो गया है, इसको अपन सही कर लेंगे। ये इसमें 36 नहीं होगा, ये गलत हो गया है यहाँ पे। इसको आप एक बार देख के मैं बता दूंगा कि पॉवलन की मृत्यु कब हुई है। गलत हो गया है, इसको जरूर हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, उनकी 26 सितंबर 1948 में रूस में हुई। कार्य क्षेत्र की बात करें, मिलिट्री मेडिकल अकादमी और सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र प्रमुख योगदान, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, पॉवलन के अधिगम के सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रमुख पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? 1904 में इवान पॉवलन को पाचन के शरीर विज्ञान पर उनके अग्रणी कार्य के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। पॉवलन ने मुख्य रूप से कुत्तों में पाचन क्रिया की क्रिया का अध्ययन किया। इस प्रारंभिक शोध ने एक सीखने की प्रक्रिया की खोज के लिए मंच तैयार किया, जिसे शास्त्रीय कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है।
प्रमुख योगदान क्या किया? कुत्ते पर मूलतः पाचन क्रिया पर प्रयोग किया। इन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जाकर प्रसिद्ध शरीर क्रिया वैज्ञानिक लुडविग से शिक्षा प्राप्त की एवं इनके सिद्धांत को सीआर या सीसी के सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स 1904। वुडवर्ड व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु 4 जुलाई 1962 में हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। प्रमुख योगदान एसओआर सिद्धांत दिया। एस मतलब उद्दीपन, फूड बोल सकते हो। ओ मतलब ऑर्गेनिज्म प्राणी और आर मतलब रेस्पॉन्स अनुक्रिया। एसओआर सिद्धांत है क्या? आपको बताते हैं इस सिद्धांत में वुडवर्ड ने कहा कि उद्दीपन होने के बावजूद अनुक्रिया का ना होना प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब एसओआर सिद्धांत को प्रस्तावित किसने किया? जेबी वॉटसन ने भी किया था। नेक्स्ट, जीन पियाजे की बात करें, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। राष्ट्रीय स्विट्जरलैंड इनका है, जन्म स्थान है मतलब भारत देश है। जन्म 9 अगस्त 1896, मृत्यु 16 सितंबर 1980। जीन पियाजे ने प्रमुख योगदान किया। आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने भी शोध हुए हैं उनमें सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित सिद्धांत का ही माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हाथ केंद्रितता, बौद्धिक विकास के स्कीमा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेगात्मक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संप्रयात्मक चिंतन काल 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रिय काल 7 से 12 वर्ष और अमूल चिंतन काल 12 से 19 वर्ष। प्रमुख रचनाएं की बात करें, द चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, equilibrations of cognitive structures, the central problem of intelligence development, moral judgment of the child और द चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी। नेक्स्ट 11 नंबर है कॉलर गेस्टलवर्थ मनोवैज्ञानिक है। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 में जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जून 1967 में हुई। प्रमुख योगदान, जर्मनी के मैक्स वर्दीमन, कॉफा और कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या गैस्ट्रो सिद्धांत प्रतिपादित किया। गैस्ट्रो शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है समग्र या पूर्णाकार। इसका सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानस का प्रयोग किया गया। इनकी जो रचना है, द प्लेस ऑफ वैल्यू इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट, गेस्टल्ट साइकोलॉजी, डायनामिक ऑफ साइकोलॉजी, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, इस तरह से इनकी रचना है। कॉफका की बात करें, इनका जन्म 18 मार्च 1866 को जर्मनी में हुआ। इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1943 में हुई। कॉफका ने सन 1925 ईस्वी में जर्मन में वर्दीमान और कॉलर के साथ मिलकर गेस्टल्ट मत के प्रतिपादन पर सहयोग दिया। कॉफका को वर्दीमान तथा कॉलर ने अमेरिका से प्रकाशित साइकोलॉजिकल बुलेटिन लिखने के लिए कहा था। इसी के आधार पर कॉफका ने 1922 में एक शोध पत्र निकाला था जिसका शीर्षक एन इंट्रोडक्शन टू गैस्ट्रॉल थ्योरी था। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ गैस्ट्रॉल साइकोलॉजी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया जो एक जटिल पुस्तक थी जो आम लोगों में कठिन थी। इसके बावजूद भी इस पुस्तक से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं इनके बारे में। कोई भी हम बाल विकास के बारे में चीजें पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनके जितने मनोवैज्ञानिक उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। सबके जन्म या जो भी उन्होंने कार्य किए, कहाँ किए, किस देश के हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि जो सुकरात है वो प्लूटो के गुरु हैं। प्लूटो जो है वो अरस्तु के गुरु हैं, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु। इस तरह सिकंदर शिष्य किसके? अरस्तु के। अरस्तु शिष्य किसके? प्लूटो के। और प्लूटो शिष्य है अरस्तु के। इस तरह से ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बाकी आगे इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।